Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So today in this video we are going to continue our second chapter of class 12 history book, and the name of the chapter is Kings, Farmers and Towns, Early States and Economies. So this video is part 4th of this chapter, and आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के 4th टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग दैट टॉपिक, आई होप कि आप लोगों ने इस चैप्टर के सारे ही प्रीवियस पार्ट को जरूर देखा होगा, जिसमें हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को और साथ ही फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया था. बट अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर की प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा है, देन सारे ही पार्ट्स का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो नाउ अब बिना टाइम वेस्ट किए हम इस चैप्टर के 4th टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. So the name of the 4th topic of this chapter is New Notions of Kingship. So इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आप लोगों को प्रीवियस टॉपिक रिवाइज करवा देती हूँ, ताकि आप लोग इस टॉपिक को प्रीवियस टॉपिक के साथ अच्छे से रिलेट कर पाओ. सो प्रीवियस टॉपिक में हमने मौर्यन एम्पायर के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया था. सो उस टॉपिक के लास्ट के कुछ लाइंस में हमने ये जाना था कि मौर्यन एम्पायर का कैसे डिक्लाइन हो जाता है. सो मौर्यन एम्पायर के जो रूलर थे अशोका द ग्रेट, सो जब अशोका का डेथ हो जाता है करीब 2nd सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान, सो अशोका के डेथ होने के बाद धीरे धीरे मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन करना स्टार्ट करता है, एंड फाइनली 2nd सेंचुरी बीसी के टाइम पीरियड के दौरान मौर्यन एम्पायर का एंड हो जाता है. सो प्रीवियस टॉपिक के लास्ट लाइन में हमने ये भी पढ़ा था कि 2nd सेंचुरी बीसी के बाद से हमें अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कुछ कुछ पार्ट्स में न्यू चीफडम्स एंड किंगडम्स का इमर्जेंस देखने को मिलता है. सो इस टॉपिक में हम उन्हीं सारे न्यू किंगडम्स एंड चीफडम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आप लोगों को एक बार टाइमलाइन अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूं, देन आपको ये टॉपिक समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा. सो 2nd सेंचुरी बीसी का जो टाइम पीरियड था वो एक ऐसा टाइम पीरियड था जिस टाइम पीरियड में हमें मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन देखने को मिल रहा था, एंड फाइनली इसी टाइम पीरियड में मौर्यन एम्पायर का एंड भी हो गया. सो 2nd सेंचुरी बीसी के टाइम पीरियड को पोस्ट मौर्यन पीरियड कहा जाता है, वेरस 4th सेंचुरी सी का जो टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड को प्री गुप्ता पीरियड कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड के दौरान गुप्ता एम्पायर का इमर्जेंस हो रहा था. सो इन दोनों ही टाइम पीरियड के बीच का जो टाइम पीरियड है इसको संगम एज कहा जाता है, यानी कि 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर 4th सेंचुरी सी का जो टाइम पीरियड था उसको संगम एज कहा जाता है. सो संगम एज के टाइम पीरियड के दौरान हमें अपने साउथ इंडिया में 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज देखने को मिलते हैं. 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज ने हमारे साउथ इंडिया के ऊपर रूल किया था. सो पहला था चेरास, दूसरा था चोलास एंड तीसरा था पांड्यास. सो हमारा जो पहला सब टॉपिक है, टॉपिक नंबर 4.1, सो इस टॉपिक में हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं. टॉपिक नंबर 4.1 में हम लोग संगम एज के टाइम पीरियड के दौरान जितने भी न्यू किंगडम्स एंड चीफडम्स का इमर्जेंस हो रहा था, सो उन सारे न्यू एंड इंपॉर्टेंट चीफडम्स एंड किंगडम्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं. सो आई होप कि आपको इस टॉपिक का एक बेसिक नॉलेज मिल गया होगा. सो नाउ अब हम अपना टॉपिक नंबर 4.1 को स्टार्ट करते हैं. टॉपिक का नाम है चीफ्स एंड किंग्स इन द साउथ. सो इस टॉपिक में हम अपने सदर्न इंडिया, यानी कि इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, सो उन सारे पार्ट्स में रूल करने वाले जो चीफ्स थे एंड जो किंग्स थे, सो उन्हीं सारे किंग्स एंड चीफ्स के बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. सो आप लोगों को किंग का मतलब तो पता होगा, किंग का मतलब होता है राजा. सो यहाँ पे आप लोगों को एक न्यू टर्म दिख रहा होगा, चीफ. सो चीफ किन लोगों को कहा जाता है? सो चीफ किंग की तरह ही होता है. सो किंग अपने किंगडम में रूल करता है. किंगडम का जो लीडर होता है उसको किंग कहा जाता है, वेरस चीफडम का जो लीडर होता है उसको चीफ कहा जाता है. सो चीफ एंड चीफडम के बारे में हम लोग और भी डिटेल में समझेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में. सो फिलहाल हम इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं. सो मौर्यन एम्पायर एंड होने के बाद, यानी कि 2nd सेंचुरी बीसी के बाद से हमें अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के डेक्कन पार्ट्स में और सदर्न पार्ट में कुछ न्यू किंगडम्स का इमर्जेंस देखने को मिलता है, जैसे कि द चीफडम ऑफ द चोलास, चेरास एंड पांड्यास, जिसके बारे में अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि संगम एज के टाइम पीरियड के दौरान हमारा जो साउथ इंडिया था, सो साउथ इंडिया को 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज रूल किया करता था. पहला है चेरास, दूसरा है चोलास एंड तीसरा है पांड्यास. सो ये सारे जो डायनेस्टीज थे ये लोग बेसिकली तमिलकम में रूल करते थे. सो तमिलकम किस पार्ट को कहा गया है, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के किस एरिया को कहा गया है? सो तमिलकम बेसिकली एंशियंट टाइम पीरियड में, यानी कि पुराने टाइम पीरियड में तमिल कंट्रीज को कहा जाता था. सो आज के टाइम पीरियड में कौन से स्टेट्स तमिलकम एरिया में इंक्लूडेड थे? सो आज के टाइम पीरियड में जो आंध्र प्रदेश है, जो केरला है एंड जो तमिलनाडु है, सो इन सारे स्टेट में जो एरिया हुआ करता था उसी को तमिलकम कहा जाता था. सो इन्हीं सारे एरियाज में चोलास, चेरास एंड पांड्यास जैसे चीफडम्स या फिर डायनेस्टीज रूल किया करते थे.
एंड ये जो 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज या फिर जो चीफडम्स थे, ये स्टेबल एंड प्रोस्पेरियस हुआ करते थे। सो स्टेबल का मतलब होता है अनचेंजेबल। सो अगर आप लोगों को याद है, सो प्रीवियस पार्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि बेसिकली जो मौर्यन एम्पायर है वो हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लगभग सारे ही पार्ट्स को इंक्लूड कर लेता है एक्सेप्ट द सदर्न पार्ट। सो आप मैप में भी देख सकते हैं कि जो मौर्यन एम्पायर है वो साउथ के कुछ हिस्सों को छोड़ के पूरे ही हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में फैला हुआ था। सो ये जो साउथ का कुछ हिस्सा था, सो इन्हीं सारे हिस्सों में चोलास, चेरास एंड पांड्या जैसे डायनेस्टीज रूल करते थे। सो इसीलिए इन सारे किंगडम्स, चीफडम्स या फिर डायनेस्टीज को स्टेबल कहा गया है, यानी कि ये अनचेंजेबल था। साथ ही साथ ये सारे जो चीफडम्स थे ये बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरियस थे, यानी कि बहुत ज़्यादा रिच थे, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे। सो आई होप कि आपको इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। सो नाउ अब हम लोग चीफडम्स एंड चीफ्स के बारे में थोड़े से डिटेल वे में समझते हैं कि चीफ्स कौन होते थे एंड चीफडम का मतलब क्या होता है। सो चीफडम को आप किंगडम के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं। सो जैसे कि मैंने बताया कि किंगडम का जो लीडर होता था, जो रूलर होता था, उसको किंग कहा जाता था एंड चीफडम का जो लीडर होता था, जो रूलर होता था, उसको चीफ कहा जाता था। सो जो चीफ होते थे वो एक पावरफुल मैन होता था, यानी कि अपने चीफडम का लीडर होता था, अपने चीफडम का हेड होता था एंड उस चीफ का जो पोजीशन होता था अपने चीफडम में वो हेरिडिटरी होता भी था या फिर नहीं भी होता था। सो व्हाट डज इट मीन? सो हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है? सो मान लीजिए कि एक चीफडम है एंड उस चीफडम को रूल करने वाला जो चीफ है, सो अगर उस चीफ का डेथ हो जाता है देन जो नेक्स्ट चीफ बनेगा वो उसका बेटा ही बनेगा। सो इसको हेरिडिटरी सिस्टम कहा जाता है। वेयरएज नॉन हेरिडिटरी क्या होता है? सो अगेन मान लीजिए कि एक चीफडम है एंड उस चीफडम का जो चीफ है अगर उसका डेथ हो जाता है देन नेक्स्ट चीफ उसका बेटा नहीं बल्कि दूसरा कोई भी एबल पर्सन बनता है या फिर इलेक्टेड पर्सन बनता है। सो उसको नॉन हेरिडिटरी सिस्टम कहा जाता है। नाउ अगर हम सपोर्ट की बात करें कि चीफ को सपोर्ट कहाँ से मिलता था रूल करने के लिए, सो चीफ को अपने किंग फॉक से सपोर्ट मिलता था। सो किंग फॉक का मतलब होता है फैमिली मेंबर्स। सो एक चीफ का जो फैमिली मेंबर्स होता था वही उसको सपोर्ट करता था रूल करने के लिए। एंड उस टाइम का जो फैमिली मेंबर्स होता था, जो किंग फोक होता था या फिर जो फैमिली होता था, वो आज के टाइम पीरियड जैसा नहीं होता था, न्यूक्लियर फैमिली नहीं होता था, बल्कि उस टाइम पीरियड में जॉइंट फैमिली होता था। या फिर आप कह सकते हैं कि एक जो चीफडम होता है उस चीफडम के जितने भी मेंबर्स है वे सारे ही डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एक ही फैमिली के लोग हुआ करते थे। सो एक चीफ को अपने फैमिली मेंबर से ही सपोर्ट मिलता है। नाउ नेक्स्ट अगर हम एक चीफ के फंक्शन की बात करें कि उन लोगों को अपने चीफडम में कौन से फंक्शन को परफॉर्म करना पड़ता था, सो एक जो चीफ होता था वो स्पेशल रिचुअल्स को परफॉर्म करवाता था। रिचुअल्स यानी कि कोई भी जो धार्मिक काम है, सो उन सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करवाने का जो ड्यूटी होता था वो एक चीफ का ही होता था। इसके अलावा अगर किसी भी दो चीफडम के बीच में वारफेयर हो जाता है यानी कि युद्ध हो जाता है देन उस वारफेयर को लीड करने का जो काम होता था वो भी चीफ का ही होता था। साथ ही साथ अगर चीफ के चीफडम के मेंबर्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो जाता था यानी कि कन्फ्लिक्ट हो जाता था, झगड़ा हो जाता था, देन उन सारे डिस्प्यूट को सॉल्व करने का जो ड्यूटी होता था वो भी चीफ का ही होता था। नाउ नेक्स्ट अगर हम रिसोर्सेज की बात करें कि एक चीफ को रिसोर्सेज कहाँ से मिलता था अपने चीफडम को रूल करने के लिए, गवर्न करने के लिए, सो एक जो चीफ होता था उसको अपने सब ऑर्डिनेट्स से, सब ऑर्डिनेट्स यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि चीफ के ऊपर डिपेंडेंट होता है, चीफ का अधीन होता है। सो बेसिकली चीफ के जितने भी सब ऑर्डिनेट्स होते थे वे लोग चीफ को गिफ्ट्स दिया करते थे। सो इस चीज़ को अगर हम लोग किंग के साथ कंपेयर करें, सो किंग कहाँ से रिसोर्सेज को ऑब्टेन करता है अपने किंगडम को रूल करने के लिए? सो एक जो किंग होता है वो अपने प्रजा के ऊपर टैक्स को इम्पोज करता है एंड जो भी टैक्स वो कलेक्ट करता है, सो उन्हीं सारे टैक्सेस के द्वारा वो अपने किंगडम के ऊपर रूल किया करता है, किंगडम को गवर्न किया करता है। वेयरएज एक जो चीफ होता है वो अपने चीफडम के मेंबर्स के ऊपर कोई भी टैक्स को इम्पोज नहीं करता था। चीफडम के मेंबर्स के द्वारा जो भी गिफ्ट्स मिलता था, सो उन सारे गिफ्ट्स को वो रिसीव करते थे, एक्सेप्ट करते थे। वेयरएज एक जो चीफ होता था वो कभी कभार अपने सारे ही गिफ्ट्स को अपने सपोर्टर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते थे। साथ ही हमें यह भी बता रखा है कि एक चीफडम का जो चीफ होता था वो अपने पास रेगुलर आर्मीज को नहीं रखता था, यानी कि परमानेंट सोल्जर्स या फिर परमानेंट आर्मीज को नहीं रखता था, जो कि हमें किंगडम में देखने को मिलता है। सो जब भी दो चीफडम के बीच में लड़ाई होता था, बैटल होता था, देन उन सारे चीफडम्स के जो मेंबर्स होते थे, जो लोग होते थे, वही लोग आर्मी का काम करता था। हमें चीफडम में कोई भी परमानेंट आर्मीज देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ हमें चीफडम में रेगुलर ऑफिशियल्स भी देखने को नहीं मिलता है, यानी कि परमानेंट ऑफिसर्स भी देखने को नहीं मिलता है जो कि चीफ का हेल्प करे उस
चीफडम को गवर्न करने के लिए, उस चीफडम को अच्छी तरीके से एडमिनिस्टर करने के लिए। सो विद दिस हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है चीफ एंड चीफडम। सो आई होप कि आपको चीफ एंड चीफडम के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट हमें सोर्सेज के बारे में बता रखा है कि हम इन सारे चीफ्स के बारे में जो पढ़ रहे हैं, इन सारी न्यू किंगडम्स के बारे में जो पढ़ रहे हैं, सो इनका हमारे पास सोर्स क्या है, हमें इन सारी चीज़ों के बारे में कैसे पता लगता है। सो हिस्टोरियंस के पास ऐसे बहुत सारे सोर्सेस है जिसके द्वारा हमें संगम एज के टाइम पीरियड के दौरान जितने सारे भी न्यू चीफडम्स थे, सो उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अर्ली तमिल संगम टेक्स्ट, यानी कि हिस्टोरियंस को, आर्कियोलॉजिस्ट को एक शुरुआत का तमिल लैंग्वेज में लिखा गया टेक्स्ट मिला है जिसको संगम टेक्स्ट कहा गया है। संगम टेक्स्ट किस लिए? क्योंकि ये संगम एज के टाइम पीरियड में लिखा गया था। सो ये जो टेक्स्ट था, इस टेक्स्ट में हिस्टोरियंस को बहुत सारे पोएम्स मिले हैं जो कि चीफ को डिस्क्राइब करता था कि चीफ कैसा होता था, कैसा नहीं होता था, उसका ड्यूटीज क्या क्या होता था, और साथ ही एक चीफ किस तरीके से रिसोर्सेज को एक्वायर करता था एंड किस तरीके से रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करता था। सो ये सारी ही चीजें तमिल संगम टेक्स्ट में लिखा गया है। सो अभी हमने चीफ एंड चीफडम के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन देखा वो बेसिकली हमें तमिल संगम टेक्स्ट से ही मिलता है। सो विद दिस हमने सोर्सेज के बारे में भी जान लिया। नाउ नेक्स्ट हमें सतवाहनास एंड साकास डायनेस्टी के बारे में बता रखा है। सो संगम एज के टाइम पीरियड के दौरान चोलास, चेरास एंड पांड्यास के अलावा, जो कि बेसिकली सदर्न इंडिया में ही रूल करते थे, सो इनके अलावा हमें और भी कई सारी न्यू डायनेस्टीज या फिर किंगडम्स देखने को मिलते हैं। सो इस टॉपिक में हम लोग बेसिकली दूसरे डायनेस्टीज के बारे में ही पढ़ेंगे। सो संगम एज के टाइम पीरियड के दौरान ऐसे बहुत सारे चीफ एंड किंग्स होते थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सतवाहनास। सो सतवाहनास डायनेस्टीज के जो रूलर्स थे, जो किंग्स थे, उन्होंने हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट के ऊपर रूल किया था बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ 2nd सेंचुरी BC टू 2nd सेंचुरी C। सो सतवाहना रूलर्स के अलावा जो साकास थे, सो साकास वे लोग थे जो कि सेंट्रल एशियन ओरिजिन के थे, यानी कि साकास डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वे लोग बेसिकली सेंट्रल एशिया से ऑरिजिनेट हुए थे एंड सेंट्रल एशिया से वे लोग इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ माइग्रेट किए थे। सो इन्होंने बेसिकली हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स के ऊपर रूल किया था। इन सारे पार्ट्स के ऊपर ही उन्होंने अपने किंगडम्स को स्टेबलाइज किया था। सो साकास डायनेस्टीज के जो किंग्स थे एंड जो सतवाहनास डायनेस्टी के किंग थे, वे लोग अपने रेवेन्यूज को किस तरीके से जनरेट करते थे? सो वे लोग बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड से अपने रेवेन्यूज को ड्राइव करते थे, यानी कि रेवेन्यूज को जनरेट करते थे। सो इन सारी डायनेस्टीज के जो रूलर होते थे, सो जब भी हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होता था, व्यापारी जो होते थे वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते थे व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। सो ये सारी डायनेस्टीज के रूलर उन सारे ट्रेडर्स से टैक्स कलेक्ट करता था, पोल कलेक्ट करता था एंड उसी के द्वारा उन्हें अपने किंगडम को मैनेज करने के लिए रिसोर्सेज मिलता था। नाउ नेक्स्ट हमें बता रखा है कि ये सारे डायनेस्टीज के जो रूलर्स होते थे, सो उनका जो सोशल ऑरिजिन है, यानी कि उनका जो सोशल बैकग्राउंड है, किस तरीके की सोसाइटी से वो लोग बिलोंग करते थे, उनका जो सामाजिक बैकग्राउंड है वो अभी तक ऑब्स्क्योर है, यानी कि वो अभी तक अनक्लियर है, अननोन है। बट हमें ये चीज़ देखने को मिलता है कि इन सारे डायनेस्टीज के जो रूलर थे, स्पेशली सतवाहना डायनेस्टीज के जो रूलर थे, जब उन्हें एक बार पावर मिल जाता था हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, जब एक बार वो लोग पावर को एक्वायर कर लेते थे, देन वो लोग बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल करते थे अपने सोशल स्टेटस को क्लेम करने के लिए, यानी कि सोसाइटी में जो उनका स्टेटस है, जो पोजीशन है, सो उसको हायर बताने के लिए, उसको और ज़्यादा ऊंचा बताने के लिए वो बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल करते थे। सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 4.1 कंप्लीट होता है चीफ एंड किंग्स इन द साउथ। सो इस टॉपिक में हमने चोलास, चेरास एंड पांड्यास के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ सतवाहनास एंड साकास रूलर्स के बारे में पढ़ा। नाउ हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है टॉपिक नंबर 4.2 डिवाइन किंग्स। सो इस टॉपिक का नाम पढ़ के ही हमें समझ में आता है कि इस टॉपिक में हम उन सारे किंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि अपने आप को डिवाइन, यानी कि गॉड से रिलेट करते थे, गॉड से कनेक्ट करते थे, या फिर आप कह सकते हैं कि जो गॉड लाइक किंग्स होते थे, यानी कि ऐसे किंग्स जो कि अपने आप को देवता के समान मानते थे। सो उन सारे किंग्स के बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सो अभी हमने लास्ट के टॉपिक में डिस्कस किया कि कुछ ऐसे रूलर्स होते थे जो कि अपने सोशल स्टेटस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल करते थे। सो उनमें से एक जो तरीका होता था, एक जो स्ट्रैटेजी होता था, वो ये होता था कि अपने आप को वेरियस डीटीज के साथ कनेक्ट करो, यानी कि अपने आप को बहुत सारे देवी देवताओं के साथ लिंक करो, कनेक्ट करो, आइडेंटिफाई करो। सो इससे उन सारे रूलर्स का जो स्टेटस था वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता था, बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाता था। एंड इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है कुशानास एम्पायर। सो संगम एज के टाइम पीरियड के दौरान हमें और एक इंपॉर्टेंट एम्पायर देखने को मिलता है एंड उस एम्पायर का नाम था कुशानास एम्पायर।
जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये जो स्ट्रैटेजी है यानी कि अपने आप को भगवान के साथ कनेक्ट करना, लिंक करना, ताकि सोसाइटी में हमारा जो स्टेटस है, हमारा जो ओहदा या फिर जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाए। ये जो स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने वाले जो हमें बेस्ट एग्जाम्पल देखने को मिलता है वो है खुशानास, यानी कि खुशानास एम्पायर के रूलर। खुशानास कौन थे एंड उन्होंने हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की किस किस पार्ट में रूल किया था एंड कितने टाइम पीरियड के दौरान रूल किया था। खुशानास ने बेसिकली फर्स्ट सेंचुरी बीसी से लेकर फर्स्ट सेंचुरी सी के टाइम पीरियड के दौरान रूल किया था। एंड कहाँ पे रूल किया था? इन्होंने ना सिर्फ हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर रूल किया था, साथ ही साथ इन्होंने सेंट्रल एशिया के ऊपर भी रूल किया था। इनका जो किंगडम था वो बहुत ज़्यादा वास्ट था, बहुत ज़्यादा लार्ज था। एंड इनका जो किंगडम था वो सेंट्रल एशिया से लेकर नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक फैला हुआ था। नाउ हम इंपॉर्टेंट सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि खुशानास एम्पायर के बारे में हमें जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलता है, खुशानास रूलर के बारे में हमें जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलता है वो हमें कहाँ से मिलता है। हिस्टोरियंस के पास ऐसे बहुत सारे सोर्सेस है जिसके द्वारा वो खुशानास एम्पायर या फिर खुशानास रूलर्स की जो हिस्ट्री है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है इंस्क्रिप्शन यानी कि अभिलेख, एंड दूसरा जो इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है टेक्सुअल ट्रेडिशन यानी कि टेक्सुअल सोर्सेज। जो भी टेक्सुअल मटेरियल मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, हिस्टोरियंस को, उससे भी हमें खुशानास एम्पायर के बारे में, खुशानास रूलर के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है। बट खुशाना एम्पायर के जो रूलर थे वो लोग अपने आप को जिस तरीके से प्रोजेक्ट करना चाहते थे, यानी कि जिस तरीके से दर्शाना चाहते थे, जिस तरीके से दिखाना चाहते थे, उसका हमें बेस्ट एविडेंस मिलता है फ्रॉम देयर कॉइन्स एंड स्कल्पचर। खुशाना एम्पायर के रूलर्स के द्वारा जो भी कॉइन्स बनाया गया था, जो भी स्कल्पचर यानी कि मूर्ति वगैरह बनाया गया था, उन सारे कॉइन्स एंड उन सारी मूर्ति में हमें खुशाना रूलर्स के जितने भी पिक्चर्स मिलते हैं, उससे हमें पता चलता है कि जो रूलर्स थे वे लोग अपने आप को किस तरीके से दर्शाना चाहते थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस को मथुरा के सामने, जो कि प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में है, आर्कियोलॉजिस्ट को मथुरा के सामने के एक मठ के श्राइन में यानी कि एक मठ के मंदिर में कुशाना रूलर्स के कोलोसल स्टैचूज मिले हैं, यानी कि बहुत ही बड़े बड़े स्टैचूज मिले हैं। ये सारे जो स्टैचूज थे वो मंदिर में इंस्टॉल किए गए थे। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो खुशानास रूलर थे वो अपने आप को डिवाइन किंग्स मानते थे। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को और भी कई सारे सिमिलर स्टैचूज मिले हैं, यानी कि और भी कई सारे बड़े बड़े खुशाना रूलर्स के स्टैचूज मिले हैं अफगानिस्तान के श्राइन में, यानी कि अफगानिस्तान के मंदिरों में। इससे कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने ये सजेस्ट किया, कुछ हिस्टोरियंस का इससे ये मानना था कि ये सारे ही जो एविडेंस है, ये सारे ही जो सोर्सेस है, वो हमें ये इंडिकेट करते हैं कि जो खुशानास रूलर थे वे अपने आप को गॉड लाइक समझते थे, यानी कि अपने आप को देवता के समान समझते थे। तभी उन्होंने अपने स्टैचूज को मंदिर में इंस्टॉल करवाया। इसके अलावा जो खुशाना रूलर थे वो बहुत सारे डिवाइन टाइटल को भी अडॉप्ट करते थे, जैसे कि देवपुत्र, जिसका मतलब होता है सन ऑफ गॉड। इससे भी हमें पता चलता है कि जो खुशाना रूलर थे वो अपने आप को डिवाइन के साथ कनेक्ट करते थे, यानी कि अपने आप को गॉड लाइक समझते थे। कुछ हिस्टोरियंस का ये भी मानना था कि ये जो आइडिया है कि खुशाना रूलर्स अपने नाम के साथ साथ कुछ डिवाइन टाइटल को अडॉप्ट करते थे ताकि वो अपने आप को डिवाइन किंग बता सके। ये जो आइडिया है डिवाइन टाइटल को अडॉप्ट करने का, ये मे बी वे लोग चाइनीज रूलर से इंस्पायर्ड होके किए होंगे। ऐसा क्यों कहा है हिस्टोरियंस ने? क्योंकि जो चाइनीज रूलर थे वे लोग भी अपने नाम के साथ साथ डिवाइन टाइटल को अडॉप्ट करते थे, जैसे कि सन ऑफ हेवन। एंड अगर आप मैप में भी देखेंगे देन खुशाना एम्पायर का जो बाउंड्री है, जो बॉर्डर्स है, वो चाइनीज एम्पायर के साथ लिंक करता है, उसके साथ अटैच है। इसीलिए कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि ये जो आइडिया है ये मे बी चाइनीज रूलर्स से इंस्पायर्ड होकर खुशाना रूलर्स ने अडॉप्ट किया होगा। विद दिस हमने सेकेंड सेंचुरी बीसी से लेकर फोर्थ सेंचुरी सीई के बीच में संगम एज के टाइम पीरियड के दौरान जितने भी इंपॉर्टेंट किंगडम्स एंड जो चीफडम्स थे उनके बारे में जान लिया। ना नेक्स्ट हमें गुप्ता पीरियड के बारे में बता रखा है, गुप्ता एम्पायर के बारे में बता रखा है। फोर्थ सेंचुरी सीई के बाद से हिस्टोरियंस को हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कुछ दूसरे लार्जर स्टेट्स के एविडेंस मिलते हैं, कुछ दूसरे बड़े बड़े राज्यों के एविडेंस मिलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल गुप्ता एम्पायर। सेकेंड सेंचुरी बीसी से लेकर फोर्थ सेंचुरी सीई का जो टाइम पीरियड था, संगम एज का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में चोलास, चेरास, पांड्यास, साकास, सतवाहनास एंड खुशाना एम्पायर या फिर डायनेस्टीज रूल करते हैं। एंड ये सारे ही किंगडम्स, डायनेस्टीज या फिर जो चीफडम्स थे, ये उस टाइम पीरियड के बहुत ही इंपॉर्टेंट किंगडम्स हुआ करते थे। एंड ये सारे ही किंगडम्स एक दूसरे के कॉन्टेम्पोरेनियस हुआ करते थे, यानी कि एक ही टाइम पीरियड में एग्जिस्ट किया करते थे।
सो 4th सेंचुरी सीई के बाद से जितने भी लार्जर स्टेट्स यानी कि जितने भी बड़े बड़े राज्यों का इमर्जेंस होता है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, सो उन सारे राज्यों के जो राजा थे, जो किंग थे, वे लोग बेसिकली अपने समानतास के ऊपर डिपेंड होते थे अपने राज्य को गवर्न करने के लिए। नाउ समानतास किन लोगों को कहा गया है? सो समानतास बेसिकली ऐसे मैन होते थे जो कि अपने आप को खुद ही मेंटेन करते थे थ्रू लोकल रिसोर्सेज, जैसे कि कंट्रोल ओवर लैंड, या फिर आप सिंपल भाषा में कहो सो समानतास जो होते थे वो किंग के ट्रिब्यूटरी रूलर होते थे। यानी कि जो किंग होता था वो समानतास को एक पीस ऑफ लैंड दिया करता था अपने राज्य का, एंड उस पीस ऑफ लैंड में समानतास रूल करते थे एंड बदले में राजा को टैक्स वगैरह प्रोवाइड किया करते थे। सो समानतास बेसिकली राजा के सब ऑर्डिनेट्स होते थे। सो समानतास जो थे वे लोग राजा को होमेज भी प्रोवाइड करते थे। होमेज यानी कि राजा की रिस्पेक्ट करते थे, राजा को सम्मान करते थे एंड उनके अंडर में ही रहा करते थे, उनके सब ऑर्डिनेट बन के रहा करते थे। साथ ही साथ समानतास राजा को मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड करते थे। यानी कि समानतास इतने ज्यादा पावरफुल होते थे कि वो अपने एरिया को अच्छी तरीके से रूल करने के लिए अपने लिए पर्सनल मिलिट्री भी रखते थे, सोल्जर्स भी रखते थे। सो जब भी राजा को ज्यादा मिलिट्री का जरूरत पड़ता था देन वो समानतास को कहते थे एंड समानतास राजा को अपनी मिलिट्री प्रोवाइड किया करते थे। सो जो समानतास होते थे वो राजा को होमेज भी ऑफर करते थे और साथ ही साथ मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड किया करते थे। बट जो पावरफुल समानतास होते थे, यानी कि ऐसे समानतास जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिसके पास बहुत ज़्यादा आर्मीज है, जो कि बहुत बड़े एरिया में रूल करता है, सो ऐसे पावरफुल समानतास कभी कभी राजा को डिफीट करके खुद भी राजा बन जाते थे। या फिर जो वीक रूलर्स होते थे, यानी कि ऐसे रूलर्स जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जिसको अपने किंगडम को अच्छी तरीके से एडमिनिस्टर करना नहीं आता है, सो वीक राजा कभी कभार अपना जो पोजीशन है वो लूज कर बैठते थे टू देयर सबऑर्डिनेशन। यानी कि वीक राजा के जो सबऑर्डिनेट्स थे, वीक राजा के जो अधीन है, वे लोग इतना ज्यादा पावरफुल हो जाते थे कि वे लोग राजा के बदले में खुद ही किंगडम को गवर्न किया करते थे। सो ये दो सिचुएशन हमें देखने को मिलता है। पहला कि समानतास ही राजा बन जाते थे, या फिर जो वीक राजा होते थे उनके बदले में समानतास या फिर उनके जो सब ऑर्डिनेशन होते थे वो लोग रूल किया करते थे। नाउ नेक्स्ट हमें सोर्सेस के बारे में बता रखा है, यानी कि हमें गुप्ता एम्पायर या फिर गुप्ता रूलर्स के बारे में कहाँ से पता चलता है। सो हिस्टोरियंस गुप्ता रूलर्स यानी कि गुप्ता एम्पायर के जो राजा थे उनके हिस्ट्रीज को फाइंड आउट करने के लिए, उनके इतिहास को फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे सोर्सेस के ऊपर डिपेंड होते हैं। सो हिस्टोरियंस के पास वैरायटी ऑफ सोर्सेस है टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द गुप्ता रूलर्स, जैसे कि लिटरेचर यानी कि जो टेक्सुअल सोर्सेस है, इसके अलावा कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शन। सो इंस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होता है अगर आप किसी भी डायनेस्टी या फिर किसी भी रूलर के बारे में ज़्यादातर जानना चाहते हो। सो इंस्क्रिप्शन में हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है, वो है प्रशस्तीस। सो प्रशस्तीस क्या होता था? सो प्रशस्तीस ऐसे इंस्क्रिप्शन को कहा जाता था जो कि किंग के प्रेज में कंपोज किया जाता था, किंग के प्रेज में लिखा जाता था। प्रेज का मतलब होता है तारीफ। सो किंग की प्रशंसा में, किंग के तारीफ में जो भी इंस्क्रिप्शन लिखा जाता था, या फिर किंग ने जो भी पैट्रॉन्स किए हैं, यानी कि किंग ने अपने लाइफ टाइम में जितना भी दान दक्षिणा किया है, या फिर किंग ने अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ को कंस्ट्रक्ट करवाया है, जैसे रोड्स बनवाया है या फिर घर बनवाया है, सो वो सारी जो अच्छी चीज़ें हैं, सो उन सारी अच्छी चीज़ों को, अच्छी बातों को कंपोज किया जाता था इंस्क्रिप्शन में, एंड उन्हीं सारे इंस्क्रिप्शन को प्रशस्तीस कहा जाता था। एंड ये कौन कंपोज करता था? सो ये बेसिकली पोएट्स द्वारा कंपोज किया जाता था। सो प्रशस्तीस क्या होता है? प्रशस्तीस ऐसे इंस्क्रिप्शन को कहा जाता है जो कि किंग के प्रेज में, यानी कि किंग की प्रशंसा में बनाया जाता है, जिसमें किंग के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखा होता है। साथ ही साथ किंग ने अपने लाइफ टाइम में जितना भी अच्छा काम किया है, सो उन सारे अच्छे कामों के बारे में भी लिखा हुआ रहता है, एंड ये पोएट्स के द्वारा कंपोज किया जाता है। सो जब भी हिस्टोरियंस इन सारे प्रशस्तीस, इन सारे कंपोजिशन को पढ़ते हैं टू फाइंड आउट द हिस्ट्रीज ऑफ द एम्पायर, सो वो हमेशा ट्राई करते हैं कि वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करे। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यानी कि जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, जो एक्चुअल या फिर जो सच्चा इन्फॉर्मेशन है, उसको फाइंड आउट करे। क्योंकि ये सारे जो प्रशस्तीस होते थे, ये सारे जो कंपोजिशन होते थे, वो पोएट्री के फॉर्म में लिखा हुआ रहता था। सो हमें पता है कि जब भी हम लोग पोएम्स वगैरह पढ़ते हैं, सो पोएम्स में सच्ची बातें नहीं लिखा हुआ रहता है, जो एक्चुअल बात है वो नहीं लिखा हुआ रहता है। सो ये सारे जो कंपोजिशन थे वो बेसिकली पोएट्री के फॉर्म में थे, एंड इवन ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इन सारे कंपोजिशन को लिखा है, इन सारे कंपोजिशन को कंपोज किया है, या फिर इन सारे कंपोजिशन को जो पढ़ते थे, उन्होंने भी कहा है कि ये पोएट्री के वर्क में लिखा गया है। सो इसीलिए हिस्टोरियन सिर्फ और सिर्फ इन सारे कंपोजिशन के ऊपर ही डिपेंड नहीं रहते हैं टू नो अबाउट द हिस्ट्रीज ऑफ द एम्पायर। सो ये सारे जो कंपोजिशन या फिर ये सारे जो प्रशस्तीज है वो बेसिकली पोएट्री है, ना कि अकाउंट्स, ना कि रिपोर्ट, जिसमें हमें ट्रू इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है, सच्चा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है।
सो हिस्टोरियंस जब भी प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं उसका यूज करते हैं टू फाइंड आउट द हिस्ट्रीज ऑफ द एम्परर। सो उस टाइम पीरियड में वो ना सिर्फ प्रशस्ति के ऊपर डिपेंड रहते हैं, साथ ही साथ दूसरे सोर्सेज को भी देखते हैं टू फाइंड आउट द एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, टू फाइंड आउट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। सो बेसिकली जो पोइट्स होते थे वो राजा के सबऑर्डिनेट्स ही होते थे जो कि इन सारे प्रशस्ति को कंपोज किया करते थे। सो हो सकता है कि जो राजा है वो अपना बहुत ज़्यादा तारीफ करवाते थे अपने पोइट्स से, या फिर बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लिखवाते थे अपने पोइट्स से। सो इसीलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रशस्ति के ऊपर ही डिपेंड नहीं हो सकते हैं ये जानने के लिए कि राजा का पर्सनैलिटी कैसा होता था। नाउ नेक्स्ट हमें प्रशस्ति का एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, द प्रयाग प्रशस्ति, जिसको इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। सो इलाहाबाद में हिस्टोरियंस को, आर्कियोलॉजिस्ट को एक पिलर मिला है एंड उस पिलर के ऊपर इंस्क्रिप्शन लिखा गया है। सो वो जो इंस्क्रिप्शन है वो एक प्रशस्ति है, यानी कि राजा के तारीफ में वो इंस्क्रिप्शन लिखा गया है। सो उस इंस्क्रिप्शन को प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। सो ये इंस्क्रिप्शन किसके द्वारा कंपोज किया गया था, किसके द्वारा लिखा गया था? सो ये इंस्क्रिप्शन हरिसेना के द्वारा लिखा गया था, वो भी संस्कृत लैंग्वेज में। एंड हरिसेना कौन थे? सो गुप्ता एम्पायर का जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड जो सबसे पावरफुल गुप्ता रूलर था जिनका नाम था समुद्रगुप्ता। सो समुद्रगुप्ता के ही एक कोर्ट पोएट का नाम था हरिसेना। एंड ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ये बेसिकली समुद्रगुप्ता के तारीफ में ही लिखा गया है। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रयाग प्रशस्ति कहाँ पे है, इसको क्या कहा जाता था, किसके द्वारा लिखा गया है, किस लैंग्वेज में लिखा गया है, एंड हरिसेना किस गुप्ता रूलर के कोर्ट पोएट थे। सो इस पॉइंट को आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 4.2 भी कंप्लीट होता है। सो जब हम लोग इंस्क्रिप्शन के बारे में डिस्कस कर ही रहे हैं, प्रशस्ति के बारे में डिस्कस कर ही रहे हैं, सो आपको अपने हिस्ट्री बुक के पेज नंबर 38 में एक बॉक्स मिलेगा जो कि एक सोर्स बॉक्स है। सो उस बॉक्स में एक प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन के बारे में लिखा गया है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, सो इसीलिए हम इस चीज़ को भी इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। सो टॉपिक का नाम है द सुदर्शना लेक इन गुजरात। सो गुजरात में एक लेक है जिस लेक का नाम है सुदर्शना लेक, जो कि एक आर्टिफिशियल रिजर्वायर है, यानी कि ये जो लेक है ये नेचुरल नहीं है बल्कि आर्टिफिशियल है। ये लेक एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया गया था। सो इस लेक के सामने आपको एक रॉक इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा, यानी कि एक रॉक को कट करके उसके ऊपर कुछ लिखा गया है। एंड ये कब लिखा गया था? ये 2nd सेंचुरी CE के टाइम पीरियड के दौरान लिखा गया था एंड वो भी संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। सो आखिर इस रॉक इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा गया है एंड किसके बारे में लिखा गया है? सो अभी हमने 4th टॉपिक में डिस्कस किया अबाउट द साखा डायनेस्टी। सो साखा डायनेस्टी के जो एक इम्पॉर्टेंट रूलर थे जिनका नाम था रुद्रदमन। सो रुद्रदमन के अचीवमेंट्स के बारे में ही लिखा गया है। रुद्रदमन का जो भी अचीवमेंट्स था उसी को कंपोज किया गया है इस रॉक इंस्क्रिप्शन में। सो इसीलिए ये जो रॉक इंस्क्रिप्शन है ये एक प्रशस्ति है, क्योंकि इसमें राजा जो रुद्रदमन है उनकी प्रशंसा की गई है। सो इस इंस्क्रिप्शन में और भी बहुत कुछ लिखा गया था, जैसे कि ये जो लेक है सुदर्शना लेक, ये किस टाइम पीरियड के दौरान बनाया गया था एंड किसके द्वारा बनाया गया था। सो ये जो लेक है सुदर्शना लेक, ये बेसिकली बनाया गया था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द रूल ऑफ द मौर्यास, यानी कि जिस टाइम पीरियड में मौर्यास रूल कर रहे थे। सो उस टाइम पीरियड में ये जो लेक था ये बनाया गया था बाय आर लोकल गवर्नर। सो गुजरात के जो लोकल गवर्नर थे, सो उनके द्वारा ये लेक बनाया गया था विथ एम्बैंकमेंट्स एंड वाटर कैनल्स। बट बाद में क्या होता है कि एक बहुत ही टेरिबल स्टॉर्म की वजह से, यानी कि एक बहुत ही भयानक आंधी या फिर तूफान की वजह से इस लेक का जो एम्बैंकमेंट्स था वो टूट जाता है एंड लेक का जो वाटर है वो फ्लो कर जाता है। उसके बाद इस इंस्क्रिप्शन में रुद्रदमन की प्रशंसा में ही लिखा गया है कि जब साका रूलर रुद्रदमन इस एरिया को रूल कर रहे थे, गुजरात के एरिया को रूल कर रहे थे, सो उन्होंने इस लेक को रिपेयर करवाया था विथ हिज ओन रिसोर्सेज, यानी कि अपने खुद के पैसों से उन्होंने इस लेक को रिपेयर करवाया था। एंड इस लेक को रिपेयर करने के लिए उन्होंने अपने सब्जेक्ट यानी कि उन्होंने अपने प्रजा के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स को इम्पोज नहीं किया था। सो इसीलिए ये जो रॉक इंस्क्रिप्शन है इसको एक प्रशस्ति कहा गया है। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को वही सेम रॉक पे यानी कि वही सेम पत्थर पे एक दूसरा इंस्क्रिप्शन भी मिला है जो कि अलग टाइम पीरियड के दौरान लिखा गया था। सो करीब 5th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान वही सेम रॉक पे एक दूसरा इंस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ था। एंड उस इंस्क्रिप्शन में क्या मेंशन किया गया है? सो गुप्ता पीरियड के दौरान गुप्ता डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उन्होंने अगेन इस लेक को रिपेयर करवाया था। सो ये बात भी उस पत्थर में लिखा गया है, यानी कि उस पत्थर के इंस्क्रिप्शन को पढ़ के हमें उस लेक के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है कि वो किनके द्वारा बनाया गया था, किस टाइम पीरियड के दौरान बनाया गया था, वो जो लेक है वो किस तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया एंड बाद में कौन से राजाओं ने उस लेक को रिपेयर करवाया।
सो ये एक प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन का एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है इन गुजरात नियर द सुदर्शना लेक। सो विद दिस हमने इस इन्फॉर्मेशन को भी जान लिया। सो रेस्ट ऑफ द टॉपिक विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। सो अगर आपका आज का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा देन प्लीज लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट एंड प्लीज कमेंट मी डाउन कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है। सो नाउ सी ऑल्सो इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।